नावल जान इश्कम किस नंबर 59। अरीज शाह। ज़रावर उसे मार मार कर थक चुका था, उसकी सांस फूल चुकी थी, लेकिन अब तक वो उसका कचूमर बनाने में मसरूफ़ था। वो मुसलसल उसे मारा था, शायद वो उसे ख़त्म कर देना चाहता था। जब राज़िक ने उसे सांस लेने के लिए कहा और पानी के गिलास उसकी तरफ बढ़ाए, तुम लोग क्या वहाँ सिर्फ जासूसी करने के लिए आए हो? अंदर दफ़ा और इस आदमी का सुरमा बना दो। ये मेरी बीवी को मारने नहीं आया था, तुम्हारी बीवी और हमारी भाभी को मारने आया था। वो इन दोनों को मुखातिब कर रहा था। वो छुपने की कोशिश कर रहे थे। उसकी आवाज़ सुनकर गहरा सांस लेते अंदर कदम रख चुके थे। उसे कैसे पता चला था कि वो दोनों यहाँ मौजूद थे? दोनों ने नहीं पूछा था। वो समझ चुके थे कि ज़रावर इतना मासूम नहीं जितना वो सबके सामने होता है। मैं इस कमीने की हड्डियाँ तोड़ दूँगा। हिम्मत कैसी हुई मेरी अनाया पर हमला करने के बारे में सोचने की? तो पहले दिन से ही कमीना था और ये बात मैंने मुकर्रम को बहुत दफ़ा बताई, लेकिन उसकी आंखों पर न तेरी दोस्ती की पट्टी बंधी हुई थी। उसके मुंह पर ज़रावर मुक्के मारता वो गुस्से में आपे से बाहर हो चुका था। जबकि ज़रावर सुकून से वहीं सिगरेट सुलगाकर उसे देखने लगा। मुकर्रश पहली दफ़ा सिगरेट पीते हुए देखकर सर पकड़ कर रह गया। खुला गिरबान पसीने से शराबूर लबों में सिगरेट दबाए वो दादा जान का अक्लमंद फरमा बरदार पोता काम कोई गुंडा ज़्यादा लग रहा था। जिसकी गलत फहमी थी, वो सिर्फ अपने आप को एक घर के बाहर का बदमाश समझता था। शायद वो भूल गया था कि ज़रावर की रगों में भी वही खून है जो उसकी रगों में है। अरे यार, मर जाएगा। वो मुकर्रश ने शनावर को पागल होते देख उसे पीछे हटाया था, लेकिन शनावर पीछे हटना नहीं चाहता था। वो उसके अनाया को मारने आया था, उसके मासूम से शरारती बीवी को मारने आया था। उस मासूम सी लड़की को न जाने क्यों हर कोई उसका दुश्मन बना हुआ था, और यही बात तो शनावर से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मरता है तुम मर जा, लेकिन उसे छोड़ना मत। ज़रावर की आवाज़ पर जैसे शनावर मजीद जोश में आया था। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, मर गया तो केस बन जाएगा। मुकर्रश ने उसे घूर कर कहा, तुम पर इतने सालों से कोई केस बना? तुम कितने शरीफ हो, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तुमने अनायश के सामने उसके मामू और खाला को ठिकाने लगाया था, कोई केस नहीं बना। और फिर फैज़ान मलिक की दरगाह, ये आज तक किसी को पता नहीं है। वो अचानक हिसाब किताब पर आ गया तो मुकर्रश उसे घूर कर रह गया। ये सियासत है मेरी जान, मेरा नाम कहीं पर आ भी गया तो मैं आसानी से निकल जाऊंगा, लेकिन तुम लोग फंस सकते हो। वो उन्हें समझाते हुए बोला, भाड़ में गई तेरी सियासत। अगर तू सियासत के बाल बोते पर बच सकते तो हम तेरे भाई, हमें भी कुछ नहीं होगा। तू हमें बचा लेगा। शनावर ज़रूर से मार। उसने शनावर को मज़ीद जोश दिलाया था, जिस पर शनावर और भी ज़्यादा ज़ोर से उसे मारने लगा। उसकी हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी। मुकर्रश नहीं चाहता था कि वो दोनों किसी भी बड़ी मुसीबत में फंसे। हम पुलिस से रब्ता करते हैं, वो उसे उसके अंजाम तक पहुंचाएगी। मुकर्रश ने उन दोनों को एक साइड पर करते हुए रज़ाक से कहा था, जो शायद ज़रावर के हुक्म का गुलाम था, फ़ौरन साथ झुकाया। हया, उसने गुस्से से उसको घूरा था। तुम लोग मुझ पर यकीन कर सकते हो, ये पुलिस केस है, ये सारी ज़िंदगी जेल से बाहर नहीं निकल सकेगा। इसने इन दोनों को यकीन दिलाते हुए कहा था, ठीक है, जैसा तू कहेगा मैं वही करूँगा, लेकिन मेरी एक बात का जवाब दे। अगर यहाँ पर आज जर्शे की बजाय अनैश पर हमला हुआ होता तो क्या तब भी तू यही कहता? मैं जानता हूँ जर्शे से तेरा कोई लेना देना नहीं है। वो ना ही तेरे करीब रही है और ना ही तू उसे इतना जानता है, लेकिन मेरे लिए वो मेरी ज़िंदगी है, मेरे जीने की वजह है। उसे छूने वाले को मैं दूसरी सांस ना लेने दूँ, और ये शख्स मेरे साथ जिंदा बैठा है तो मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा। मुकर्रश वो गुस्से से देखते हुए बोला, हाँ, अगर जर्शे की जगह अनायश होती तो शायद इस शख्स का हाल इससे भी बदतर होता। मुकर्रश लाजवाब हो गया, कुर्सी पर बैठ गया जैसे कह रहा हो, जो करना है करो मेरी बला से। और फिर जैसे उसकी तरफ से इजाज़त मिलते ही उन्होंने वही किया जो वो उन्हें करना था। वो लोग खामोशी से घर वापस आ चुके थे, बिना किसी से भी मिले। वो अपने अपने कमरे में चले गए। इस बात का दोबारा जिक्र ना करने का वादा एक दूसरे से करके घर आए थे। ये बात यहीं पर ख़त्म हो चुकी थी, ये केस यहीं पर तमाम हो चुका था। दादा जान ने सबको नाश्ते पर इकट्ठा होने के लिए कहा था, उन्हें कोई ज़रूरी बात करनी थी। दादा जान इस घर में फिर से खुशियाँ चाहते थे और वो इसी सिलसिले में उनसे कोई बात करना चाहते थे। वो सब ये जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुताज्जिब जैसे कि दादा जान ने क्या सोचा है। अब उन्हें यकीन था कि अब से जो भी होगा अच्छा ही होगा। हर तरह की मुसीबत ख़त्म हो चुकी थी। अगले महीने से इलेक्शन शुरू होने वाले थे, तो मुकर्रश के पास सिर्फ यही कुछ दिन थे अपनी ज़िंदगी खोलकर एंजॉय करने के। सो अब वो कुछ बुरा नहीं चाहता था। सुबह होती वो सब लोग टेबल पर हाजिर थे। जब दादाजान ने अपनी बात शुरू की, हम चाहते हैं कि इसी महीने के अंदर अंदर अब्दुल्ला की शादी कर दें। जैसे कि फैसला पहले ही हो चुका था, तो रिश्ता ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी वह बहुत बुरा है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि अब्दुल्ला की शादी वहीं हो जहाँ वो चाहता है। दादाजान की बात सुनते हुए सभी उन्हें देखने लगे थे कि दादाजान अब तक अब्दुल्ला की शादी यमुना से करना चाहते थे।
अब्दुल्ला खुद भी उन्हीं की तरफ मुतवज्जा था। एक क्या मतलब है, आप लोग अभी तक उसी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। वो सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अनाया बोल उठी, हाँ बेटा, हम समझ सकते कि यमुना ने जो किया वो गलत है, लेकिन मुझे यकीन है कि आहिस्ता आहिस्ता वो संभल जाएगी। हमें उसे एक मौका देना चाहिए। दादा जान ने समझाते हुए कहा था, जो भी हुआ था वो सब कुछ चाची बेगम की वजह से हुआ था। चाची बेगम अपनी मर्जी से अपनी भतीजी को यहाँ लाई थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस रिश्ते के बारे में ना सोचा जाए। दादा जान नहीं चाहते थे कि किसी की ज़िंदगी ख़राब हो, बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं होगा। बस वो यमुना चुड़ैल हमारे घर में हरगिज़ नहीं आएगी। अनाया नाराज़ हो रही थी। अनाया, हम तुम्हारी बात को समझ रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हारी नज़र में अब्दुल्ला की पसंद की कोई अहमियत नहीं रखती? अब्दुल्ला मुंह खोले उनको सुन रहा था। उनके सवाल पर आंखें फड़े उन्हें देखने लगा। उसने कब किसी से कहा था कि उसे यमुना पसंद है, वो भी शादी के लिए? अनाया खुद भी अब्दुल्ला को घूरने लगी थी। अगर अब्दुल्ला की मर्जी उस यमुना में थी तो फिर वो क्यों इसके रास्ते में टांग उड़ाती? अगर वो उसे पसंद करता था तो फिर शायद उसे बोलने का कोई हक नहीं था। उसके खामोश होने पर दादा जान ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। जबकि अब्दुल्ला की सोच यमुना की तरफ गई तो उसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। उसके सामने उसकी शादी की प्लानिंग चल रही थी और मैं जानता तक नहीं था कि वो यमुना नामी लड़की से मोहब्बत करता है, बल्कि उसके इश्क में गोडे गोडे डूब चुका है कि उसे शादी के लिए उसकी पुरानी सारी गलती मुआफ़ कर दी जाए। बाबा ये क्या हो रहा है? मेरी शादी यमुना के साथ ऐसा कैसे मुमकिन है? वो परेशानी से बाबा जान के कमरे में दाखिल हुआ था। हाँ, तो तुम नहीं तो तब उस रिश्ते के लिए हामी भरी थी। वो उसकी शक्ल देखते हुए कहने लगे, मैंने कब यमुना से शादी के लिए हामी भरी? और कब आपने मुझसे पूछा कि आप लोग मेरी शादी यमुना से करना चाहते हैं? और मैंने कब कहा कि मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं? वो तो कुछ भी समझ ही नहीं पा रहा था। क्या कर रहे तुम अब्दुल्ला? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने जब तुमसे मामू की बेटी के लिए पूछा था तब तो मैं बहुत ही आहिस्ते से जवाब दिए थे कि तुम्हें शर्म हया वाली लड़की चाहिए थी और तुम्हें मामू की बेटी से शादी पर एतराज़ नहीं। तो तुम्हारी इस बात का ये मतलब निकलता है कि तुम यमुना को पसंद करते हो, उससे शादी करना चाहते हो। ये बात मैंने बाबा जान को बता दी थी। जो कुछ भी वो सबके सामने गलती हो गई है बच्ची सी, उसका मतलब ये नहीं कि तुम मोहब्बत से इनकार कर दो। वो दिल की बुरी नहीं है, बस तुम्हारी माँ ने मुझे इस तरह से ट्रेंड किया था। वो वही सब कुछ कर रही थी और इंशाल्लाह वो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतरीन बीवी साबित होगी। तुम भी पुरानी बातें दिल से निकाल दो। बाबा जी उसे प्यार से समझाते हुए कमरे से चले गए थे। जब वो समझ ही नहीं पाता कि वो सबको कैसे बताए कि यमुना से हरगिज़ मोहब्बत नहीं करता। अगला दिन शुरू होते ही वो सब लोग रिश्ता लेकर जाने की तैयारियां कर रहे थे। अब्दुल्ला बेचैनी से पहलू बदल रहा था। ये उसकी ज़िंदगी में क्या होने जा रहा था वो खुद भी समझ नहीं पाता। एक ऐसी लड़की के साथ उसकी शादी की बात चल रही थी जिसे पसंद करना तो दूर की बात, उसे दूसरी बार देखना भी नहीं चाहता था। उसकी लटकी हुई शक्ल अनायास से देखी नहीं जाती। उसने उससे बात करने का सोचा और उसके कमरे में आ गई। बाबा जान नीचे बुला रहे, हमें चलना है। वो उसके कमरे में कदम रखते कहने लगे, कहीं नहीं जाना, तुम लोगों को बहुत शौक है ना मेरी शादी करने की। जाओ शादी भी खुद ही कर ले, मैं नहीं होगा। वो गुस्से से बोल रहा था। ये क्या बात हुई? पहले खुद ही एक अजीबो किस्म की मखलूक को पसंद कर लिया शादी के लिए और अब आपको उस रिश्ते से इनकार करें, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। बाबा जान ने फैसला कर लिया है और अब वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाले। आपने खुद उस रिश्ते के लिए हामी भरी है और वो सब लोग आपके लिए ही ये रिश्ता लेने जा रहे हैं। वो उसे उसकी गलती का एहसास दिलाते हुए बोली थी, आशी मुझे बचाओ, मेरे साथ जुल्म हो रहा है। मेरी गुड़िया तुम कुछ करो, तुम दादा चांद से कहो कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उस डैन को मेरी सारी ज़िंदगी किसी तरह से अपने साथ रखूँगा, तरस खाओ मुझ पर। ऐसी बातें तो बाबा जान के सामने एक्स्ट्रा फरमा बरदार बनने की ज़रूरत क्या थी? कह रहे थे कि आप उस लड़की से शादी नहीं करना चाहते, बस शर्म हया वाली लड़की चाहिए। कहकर बाबा जान को इस बात पर मुँह लगाने पर मजबूर कर दिया कि आप उस अजीबो गरीब मखलूक को पसंद करते हैं। यही तो मेरी गलती है। शर्म हया के बजाय सीधा हया का नाम लेना चाहिए था। सोचा था घुमा फिरा कर बात करूँगा तो बाबा जान मेरी बात को समझ जाएंगे, लेकिन नहीं, वो मेरी किसी बात को नहीं समझे। वो परेशानी से सर पकड़कर बैठ गया था। जब कि अनायास हैरानी से उसे देख रहे थे। ये हया कौन थी? वो तो उस नाम की किसी लड़की को जानती ही नहीं थी। ये हया कौन है? अब बाबा ने आपसे मामू फैसल की बेटी का पूछा था, किसी शर्म हया का नहीं। वो परेशानी से उससे पूछने लगी, फैसल मामू की बेटी है हया, और कौन है? वो उकताकर बोला, मामू फैसल की कोई और बेटी भी है? हद है कहीं, और दिल नहीं लगा सकते आप अभी? उसे देखकर कहने लगी, शट अप लड़की, एहतराम से बात करो, तुम्हारी होने वाली भाभी है और यमुना जैसी नहीं है, वो बहुत प्यारी है। वो तड़प उठा था हया की तारीफ पर। अच्छा तो ये बात है, दिल गुर्दे जिगर फेफड़े सब कुछ हया के साथ लगा कर बैठे थे और शादी के लिए यमुना को हाँ कर दिया। अरे यार मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने उस यमुना से शादी के लिए हरगिज़ हामी नहीं भरी। मुझे ये लग रहा था कि वो हया की बात कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ मामू फैसल की बेटी का
اور میں نے کہا کہ صرف وہی لڑکی جو دونوں میں سے شرم و حیا والی لڑکی ہے، اور ان دونوں میں سے شرم و حیا والی کون ہے یہ پہچاننا ہمارے گھر والوں کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرے بابا اتنے معصوم ہیں، خود تو دو بار دولہا بنے ہیں اور مجھے ایک بار دولہا بنا رہے ہیں، وہ بھی اس یمنا کا۔ وہ بے چینی سے دائیں بائیں ٹہل رہا تھا جب اچانک دروازہ کھلا اور چاچی بیگم اندر ہیں۔ چلو جلدی بچوں، گاڑیاں تیار ہیں۔ بالکل وقت نہیں، تمہارے بابا نے شور مچایا ہوا ہے۔ وہ ان دونوں کو اشارہ کر کے تیز سے واپس باہر نکل گئی تھی جبکہ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ پریشان مت ہو، ابھی سب کچھ ٹھیک ہوگا، فی الحال چلتے ہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ باہر چلنے کے لیے کہہ رہی تھی جبکہ وہ بہت پریشان تھا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔